अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढलता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो चुका था। पहले मलगजा अंधेरा हुआ और फिर गैर महसूस तौर पर तारीकी की चादर दबीज होती चली गई। बस तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। अंधेरे की वजह से बस में लाइटें जला दी गई थीं। गाड़ी में आहिस्ता आवाज़ में गीत चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। मुझे बस के सफ़र से एलर्जी थी। बस में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे चक्कर आते के हो जाती। उसी वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि बस की छत पर जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि अंदरूने सिंध की गाड़ियों में लोग बस की छतों पर भी सफ़र करते हैं। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने अपने ख्याल को खुद ही रद्द कर दिया। अंधेरा गहरा हो चुका था। खिड़की के बाहर जो दरख्त नज़र आ रहे थे वो अंधेरे में गुम हो गए थे। तमाम मुसाफिर बहुत परेशान थे, क्योंकि बस अपने मुकर्ररा वक्त से बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी। दादू और मेहड़ के दरमियान बस ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई थी। मैं हैदराबाद से शहदाद कोट अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव शहदाद कोट से आधे घंटे की मुसाफत पर था और उस बस का आखिरी स्टॉप शहदाद कोट था। मेरा गांव इससे पहले था, लेकिन मेरी परेशानी का सबब यह था कि बस मुझे मेन रोड पर उतारेगी, जबकि मेरा गांव मेन रोड से बहुत दूर था। अगर ज़्यादा देर हो गई तो गांव तक कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। मगरिब के वक्त गांव के लोग अपने घरों को लौट जाते थे। अंधेरा होते ही गांव में चोर डाकुओं का राज होता था। मुझे इसी बात का खौफ था कि अगर बस देर से पहुंची और कोई सवारी भी ना मिली तो मुझे पैदल ही गांव की तरफ जाना पड़ेगा। अंधेरा हो चुका था, इशा का वक्त होने वाला था, लेकिन अब तक मेरी मंजिल नहीं आई थी। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था और मैं परेशानी के आलम में अपनी नशिस्त पर पहलू बदलने लगा। आखिर खुदा खुदा करके मेरा स्टॉप आया। बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं बस से उतरा तो रात के 10:30 बज रहे थे। उस वक्त बस स्टॉप पर दुकानें बंद थीं। हर तरफ हू का आलम था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। वहाँ लगे इकलौते खंबे की स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में कुछ फासले पर मुझे 2 कुत्ते नजर आए जो आपस में लड़ रहे थे। वो आपस की लड़ाई में इस कदर मुनहमिक थे कि मुझ पर तवज्जो नहीं दी। मैं कुछ देर तक स्टॉप पर बेंच की हालत में खड़ा रहा। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि गांव जाने के लिए किस रास्ते का इंतखाब करूं। अगर मैं रोड से जाता तो डाकुओं के हाथों लुटने का खतरा था और रास्ता भी तवील था। खेतों से गुजरकर जाने पर मैं महफूज रहता और जल्दी भी पहुंच जाता। ये पहली बार नहीं हुआ था कि मैं देर से घर पहुंचा था, बल्कि इससे पहले भी मुझे कई बार देर हुई थी। मगर न जाने आज क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने खेतों में से गुजरने का फैसला किया। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता खेतों की जानिब उठ गए। अंधेरा इतना गहरा था कि बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। मैं बहुत एहतियात से आगे की जानिब बढ़ रहा था कि कहीं कोई ठोकर वगैरह न लग जाए। और खेतों में से गुजरते हुए एक और खौफ ये था कि कोई जहरीला जानवर, सांप या बिच्छू ना काट ले। मैं अभी कुछ आगे ही गया था कि अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ में उलझ गया और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। मुझे लगा था कि मेरा पाँव किसी सोए हुए शख्स पर पड़ गया था। उसे कुचलने से बचाने के लिए मैंने अपना पैर उठाना चाहा और तवाज़ुन बरकरार ना रहने की वजह से खड़ा ना रह सका और ज़मीं बोस हो गया। मैं फुर्ती से उठा और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगा जिस पर मैंने पाँव रख दिया था, मगर हैरत अंगेज तौर पर वहाँ कोई न था। ये देखकर मैं घबरा गया। यकीनन वो मेरा वहम नहीं था, बल्कि हकीकत में किसी सोते हुए शख्स से टकराया था, मगर अच्छी तरह भी देखने पर कोई मौजूद न था। ये सूरत हाल मेरे औसान खता करने के लिए काफ़ी थी। मेरे उठते कदमों में तेज़ी आ गई। अभी मुझे चलते हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि छन छन छनाछन की मखसूस आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। पायल की ये झनकार मुझे अपने बिल्कुल करीब सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ ने मेरे रहे सहे हौसले भी ख़त्म कर दिए और मैं बदहवासी में नाक की सीध में दौड़ पड़ा। मैं बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, मगर छन छन की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो पायल वाली मेरे साथ साथ ही दौड़ रही हो। ठिठुरती सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था और साथ मेरे जिस्म पर लर्जा भी तारी था। भागते भागते मैं इतना बदहवास हो गया कि मुझे पता ही न चला
کہ میں کہاں ہوں اور کس سمت بھاگا جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل لڑک گیا۔ یوں گرنے سے میرے ہاتھ پیروں میں شدید چوٹیں آئی تھیں، جن میں ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر میں اس درد کو برداشت کرتے ہوئے دوبارہ اٹھا اور چاروں طرف ایک نگاہ ڈالی۔ گرتے وقت مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں کسی انسانی وجود سے ٹکرایا ہوں، مگر دور دور تک میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا، تاہم اتنا ضرور ہوا تھا کہ پائل کی چھن چھن کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی، مگر اب میرے پاؤں من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ چنانچہ بمشکل قدم اٹھاتا ہوا میں آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب میرے حواس قدرے بحال ہوئے تو ایک اور حیرت انگیز انکشاف نے مجھے ششدر کر دیا کہ مجھے چلتے چلتے خاصی دیر ہو گئی تھی، مگر میرا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں میں ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں کسی پراسرار مخلوق کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے گاؤں کے اکثر افراد کے ساتھ پیش آنے والے پراسرار واقعات یاد آ گئے جن پر میں یقین نہیں کرتا تھا، مگر آج یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ میری جان بچ جائے، پھر کبھی اس راستے سے نہیں گزروں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے چونک کر نظریں گھمائی تو میرے چاروں طرف لوگ کھڑے تھے۔ وہ سب عجیب و غریب شکل و شباہت کے تھے۔ ان کے رنگ سیاہ تھے اور قد بہت لمبے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسلسل ہنس رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دم نکل رہا ہو، اور پھر اگلے ہی لمحے میں گر پڑا، لیکن میں بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ میں ان کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کو اٹھاؤ اور ساتھ لے چلو۔ یہ آخری جملہ تھا جو بے ہوش ہونے سے پہلے میری سماعت سے ٹکرایا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو میرے لیے ایک اور حیرت کا جھٹکا تھا۔ میں ایک گھنے درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر مجھے جکڑ دیا گیا تھا تاکہ میں کوئی آواز نہ نکال سکوں۔ ارد گرد گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ بس میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور یہ مخلوق مجھے کچا کھا جائے گی۔ موت کے خوف سے میری دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں جیسے میرا دل سینہ توڑ کر باہر نکل پڑے گا۔ اچانک ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ میں مرنے کے لیے بالکل تیار تھا، بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ ہنسی کی آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کسی غیر مرئی ہاتھ نے میری رسی کو کھولا اور دو بازو مجھے اٹھا کر فضا میں اڑانے لگے۔ وہ جانے مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ میں خوف سے سہما ہوا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو باور کرا رہا تھا کہ موت تو ایک دن آنی ہے، سو اب ہی صحیح۔ کتنی ہی دیر فضا میں پرواز کرنے کے بعد پتہ نہیں انہوں نے مجھے کب نیچے اتارا۔ وہ عجب سنسان سی جگہ تھی۔ بہت بڑا کھلا میدان تھا جہاں ہلکی پھلکی روشنی پھیلی تھی جو ماحول کی ہیبت ناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت تھی۔ نہ میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرے جسم میں جان تھی۔ بس میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور کان سن رہے تھے۔ باقی سارا جسم سن ہو گیا تھا۔ ان دو نادیدہ بازوؤں نے مجھے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ پھر عجیب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں وہاں چھوٹے قد کی عجیب و غریب مخلوق جمع ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ آتے گئے۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہے تھے۔ ان کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ سارا میدان بھر گیا۔ وہ سارے کے سارے غصے کے عالم میں چلا رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے اس میدان میں شور برپا ہو گیا تھا۔ چلاتے ہوئے وہ عجیب غیر مانوس زبان میں بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک وہ سب کے سب خاموش ہو گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت میدان میں ایک طرف روشنی کی ایک لکیر پھوٹی اور پھر وہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی میں سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح، سر پر امامہ اور چہرے پر سفید براق داڑھی تھی۔ ان کا چہرہ گویا نور کا منبع تھا۔ میدان کے ایک جانب کرسی رکھی ہوئی تھی۔ وہ بزرگ بہت وقار سے چلتے ہوئے اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بھرپور نظر ڈالی اور نرم آواز میں کہا، مقدمہ شروع کیا جائے۔
उस नर्म आवाज़ मगर बारोब हुक्म पर 2 शख्स उस मजमे में से निकले और उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के सामने आ खड़े हुए। एक ने चिल्लाकर कहा, सरकार, इसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। वो जगह मेरी थी, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था, मेरी गैर मौजूदगी में इसने कब्जा कर लिया। दूसरे ने भी चिल्लाकर कहा, नहीं सरकार, वो जगह पहले मेरी थी जिस पर यह काबिज हो गया था, सो मैंने इससे अपनी जगह वापस ले ली है। नहीं, जगह मेरी है सरकार, ये झूठ बोल रहा है। पहले वाला अपनी बात पर मुसिर था। नहीं सरकार, झूठ तो ये बोल रहा है। दूसरा भी बज़िद था। फिर वो दोनों आपस में उलझ पड़े। बुजुर्ग ने कड़कदार लहजे में कहा, खामोश हो जाओ, आपस में लड़ते हो शर्म नहीं आती। मुझे मालूम है कि वो जगह किसकी है, उस जगह का मालिक तू है। बुजुर्ग ने दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। बुजुर्ग का फैसला सुनकर वो दोनों खामोशी से अपनी जगह बैठ गए। उनके बाद मज़ीद 2 अफराद का तनाज़ा पेश किया गया। उनका भी फैसला हो गया। खासी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अचानक उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। इस इंसान को यहाँ कौन लाया है? उन्होंने बारोब अंदाज में पूछा। इस सवाल पर 8-10 अफराद मजमे में से निकलकर बाहर खड़े हो गए। क्यों लाए हो? बुजुर्ग ने शोला बरसाती निगाहों से उन्हें घूरते हुए कहा, सरकार, ये इंसान हमारे इलाके में से उस वक्त गुजर रहा था जब हमारा वक्त होता है। उस मखसूस वक्त में इन इंसानों का आना ममनू होता है। बुजुर्ग ने डपटने के अंदाज में कहा, ये ज़मीन अल्लाह की है और इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा है। तुम कौन होते हो इनको रोकने वाले? इंसान ही की वजह से तुम्हें रिस्क मिलता है। इनकी वजह से ही ये ज़मीन बनी है। इन्हीं की वजह से ये तमाम नेमतें मिली हैं। तू फ़ौरन इस इंसान को वहीं छोड़ा जहाँ से इसको लेकर आया है। लेकिन सरकार, ये हमारे एक साथी को कुचलता हुआ गुजरा था। उनमें से एक ने कहा, हाँ सरकार, हम सोए पड़े थे, इसने हमारी नींद खराब कर दी। एक ने शिकवा किया, तुम्हें किसने कहा था कि बीच रास्ते पे सोते रहो? ये बेचारा तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। अब ये मेरा हुक्म है कि इसे छोड़ दो। लेकिन सरकार, एक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। रात को कैसे सोते हो तुम, जबकि मैं जानता हूँ हम रात को नहीं सोते। रात ही तो हमारे लिए दिन है। अब जल्दी जाओ और इस बेचारे को वहीं छोड़ाओ। बुजुर्ग ने गोया हुक्म देते हुए बात ख़त्म कर दी। जी सरकार। उन सब ने इताअत में सर झुका लिए। फिर 2 नादीदा हाथों ने मुझे उठाया और मैं फिर फ़िज़ा में बुलंद होने लगा। मैं परवाज़ कर रहा था, लेकिन मुझे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं मर चुका हूँ और मेरी रूह को उड़ाकर ले जाया जा रहा है। फिर कुछ ही देर में मुझे वहीं उतार दिया गया जहाँ से मुझे ले जाया गया था। उन्होंने मुझे कच्ची नरम मिट्टी पर फेंक दिया। मुझे हल्की सी चोट लगी तो जैसे मुझे होश आ गया। मैं फ़ौरन उठा। मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया था और मेरा रुआं रुआं काँप रहा था और मेरे जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कि मैं नहा कर आया हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता वहाँ से ऐसे भागा कि कुछ होश नहीं रहा कि कब गांव पहुँचा। मैं घर में दाखिल होकर सीधा चारपाई पर गिर गया। मुझे शदीद सर्दी लग रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि मुझ पर कंबल डाल दो, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है। अम्मा ने बहुत पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा था। अम्मा जहाँ दीदा खातून थी, कुछ बताए बिना ही शायद वो सब कुछ समझ गई थीं। अम्मा ने मुझ पर 2-3 लिहाफ डाल दिए। वो सारी रात मैंने कांपते हुए गुजार दी। सुबह तक मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ चुका था। बाबा गांव के एक वाहिद डॉक्टर साहब को ले आए थे। उन्होंने दवा दी जिसे खाकर शाम तक तबीयत में कुछ बेहतरी आ गई थी। 2 दिन बाद जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो घर वालों को उस रात का तमाम माजरा कह सुनाया। अम्मा बाबा शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। मगर ये पुरस्रार किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि मुझे हैरत का एक और झटका तब लगा जब एक रोज़ मैं मीरू खान नामी एक गांव गया। वहाँ की मस्जिद में जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो उन ही नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग को नमाज पढ़ते देखकर मैं ठिठक गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बुज़ुर्ग हैं। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मैंने सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। फिर मैं कुछ कह नहीं सका, बस उन्हें हैरत से देखता रहा। उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मुझे करीब बुलाया और अपने पास बिठाया।
بیٹا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا کام تھا۔ آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ بیٹا پہلے تم نماز پڑھ لو، پھر میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سلام پھیر کر دیکھا تو بزرگ موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں مسجد کے اندر باہر ہر جگہ تلاش کیا، مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اس بات کا افسوس مجھے ہمیشہ رہا کہ کاش میں نماز پڑھنے سے پہلے ان کا نام پوچھ لیتا اور ان سے اپنی کوئی دیرینہ خواہش پوری کروا لیتا، کیونکہ وہ بزرگ قوم جنات میں سے تھے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔